सौम्या जी सबसे पहले जी सर। अपना रोल नंबर बताएं। 100932। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी सर। सर मेरा नाम सौम्या राजपूत है। मैं दमोह जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय हटा से पूरी की है। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी सब्जेक्ट में सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से पूरा किया है। फिर उसके साथ ही 2023 में मैंने गेट और एमपी सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और 2024 में सीएसआईआर नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी हूँ। ये भोपाल में कौन कौन से वनस्पति पाई जाती हैं भोपाल के आसपास? सर भोपाल के आसपास ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस जिसे हम सागौन बोलते हैं, साल, सोरिया रोबस्टा। और सर यहाँ पे खेर के भी वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छा, भोपाल में जो वन विहार है कभी आपने विजिट किया है? सर मैं गई थी वन विहार, बट काफी टाइम हो गया, 6 साल पहले गई थी। ओके। तो वहाँ का यानी कि जो भी एनिमल है वो और वहाँ की जो आपकी वनस्पति उनके बारे में बताइए। जी सर। सर भोपाल का वन विहार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जो 1979 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर एनिमल्स का रेस्क्यू सेंटर है, स्नेक रेप्टाइल पार्क है, और यहाँ पर बहुत सारे वनस्पति भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखें तो गोंद के पेड़ यहाँ काफी पाए जाते हैं, और अमलतास, काशिया, पिस्टूला के पेड़ पाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी पॉइंट से भी बहुत रिच है वन विहार। अच्छा, आपने रेप्टाइल बताया तो कौन कौन से रेप्टाइल हैं यहाँ पर? सर यहाँ मेजरली तो स्नेक्स पाए जाते हैं, स्नेक्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। ओके। यहाँ पर एक मानव संग्रहालय भी है आपका। जी सर। उस ह्यूमन म्यूजियम में क्या है? जी सर। सर यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल म्यूजियम है। वहां पर ह्यूमन इवोल्यूशन के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट जो इवोल्यूशन को बताया गया है, अलग अलग यहाँ पे हमें स्पेसिमेंस मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम ही है वहीं पे। वहां पर जो अलग अलग मध्य प्रदेश की जनजाति पाई जाती हैं, जैसे भील, बैगा, सहारिया, उनके बारे में अलग अलग हमें स्पेसिमेंस मिलते हैं। अच्छा, ये आपका यहाँ पर बूसलैंड वेटलैंड जो है ना वहाँ पर भोपाल में, उसके बारे में कुछ जी बताएं। सर। जी सर। सर यहाँ पर भोजताल वेटलैंड है, जिसे अपर लेक भी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश का पहला वेटलैंड है। और यहाँ जो कि एक बहुत रिच सेंटर है यहाँ के मध्य प्रदेश के फ्लोरा और फ्योना का। कौन कौन वहाँ से? सर जी, फ्लोरा और फौना कौन कौन से हैं यहाँ पर? आता ही है, साथ में है भोपाल के लोगों की पानी की जरूरतों को भी पूरी करता है। ओके। नहीं, फ्लोरा और फौना कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं? सर भोपाल में नहीं, इसे बोलते हैं मैं। सर वेटलैंड में जो बहुत सारे प्रकार की फ्लोरा पाए जाते हैं। मेनली जो मैंने अभी आपको बताया, अमलतास, काशिया, पिस्टूला पाया जाता है यहाँ पे। बेल के पेड़ भी पाए जाते हैं। और मेनली यहाँ पे अगर हम फ्योना की बात करें तो जू प्लैंक्टन ज्यादा पाए जाते हैं, और फ्लोरा में फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। अच्छा, ये एथनोबॉटनी क्या होता है मैम? सर इथनो बॉटनी बॉटनी की एक मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है, जिसमें जो हमारी ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटी प्लांट का अपनी डेली लाइफ में मेडिसिन के फॉर्म में और शेल्टर के फॉर्म में जिस तरह उपयोग करती हैं, हम उसके बारे में इथनोबॉटनी में पढ़ते हैं। अच्छा, एमपी में मेडिकेटेड प्लांट्स कौन कौन से हैं? सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे मुझे? हाँ, एमपी में कौन कौन से मेडिकेटेड प्लांट्स पाए जाते हैं? औषधि सर कौन? मध्य प्रदेश। जी सर। सर मध्य प्रदेश जो है वो औषधीय पेड़ पौधों से भरपूर है। यहाँ पर तुलसी, ऑस्मियम सैंटम,
पीपल फाइकस रिजुलोसा, बनियन फाइकस बेंगालेंसिस, नीम अदर डायरेक्टा इंडिका, और बहुत सारे वनस्पति पाए जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, भारतीय ज्ञान परंपरा में वनस्पति विज्ञान विषय का कहाँ उल्लेख मिलता है, मतलब किस किस तरीके से मिलता है? जी सर। सर अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना चाहें तो इसमें भारतीय यानी कि हमारी भारत की संस्कृति से संबंधित, ज्ञान यानी ज्ञान और वह अनुभव जो हमें अपने गुरुओं से प्राप्त है, और परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ज्ञान। हम वनस्पति शास्त्र को भारतीय ज्ञान परंपरा से बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। अगर हम शुरुआत से देखें पृथ्वी की उत्पत्ति से, तो सबसे पहले सतयुग में श्री विष्णु जी के साथ कमल के फूल का उल्लेख किया गया है कि वो उसमें निवास करते थे। उसके बाद त्रेता युग आया तो उसमें बताया गया कि श्री राम और सीता जी के साथ अ, बट वृक्ष के बारे में बताया गया है। उसके बाद द्रौपद युद्ध, उसमें श्री कृष्ण जी के साथ कदम के पेड़ के बारे में बताया गया है। और आखिरी में आया कलयुग। कलयुग में ये बताया गया है कि जैसे जैसे वेद लिखे गए वैसे वैसे वहां पे वनस्पतियों की औषधीय महत्ता को बताया गया है। अगर हम कलयुग में देखें तो जैसे चरक संहिता, इसमें चरक ने 650 वनस्पतियों की महत्वता को बताया गया है। सुश्रुत ने ऐसे पौधों के बारे में बताया है जिनका सर्जरी में उपयोग होता है। तो सर इस तरह हम बता सकते हैं वनस्पतियों के बारे में। एक बुक है, वृक्ष आयुर्वेद, जी सर। ये किसने लिखी थी? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, चलिए मैम आपसे क्वेश्चन। हाँ जी सौम्य जी, आप ये बताइए, आपने पान खाया है कभी? पान? हाँ। जी मैम, खाया है। तो पान में कत्थे का यूज होता है, कत्था डालते हैं ना पान में, कत्था। हाँ मैम, होता है। तो कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? उस वृक्ष का बॉटेनिकल नाम बताइए, कत्थे के पेड़ का। मैम अकेशिया कैटिच्यू, इससे कत्था ऑब्टेन होता है। हाँ, किस भाग से प्राप्त होता है? जी मैम। कत्था जो हम प्राप्त करते हैं कैसे कटिंग, ठीक है, तो इसको पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? मैम ये बार्क से ऑब्टेन होता है। Okay. इसका यूज, आखिर इसको खाया क्यों जाता है? इसको पान में डालने का महत्व क्या है? कुछ औषधि महत्व भी है कि ऐसे ही खाते हैं? बताइए। नहीं मैम, हर एक प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू है। मैम अकेशिया कैटिच्यू में कुछ फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लेविनॉइड्स, आइसोटर्पिनॉइड्स, फिनोलिक्स। तो ये उसमें रिच होता है, इसलिए हम इसको पान में लगा के खाते हैं। ये बॉडी में हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है और डिफेंस सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। ओके। अच्छा ये बताइए कि आप दमोह से, दमोह, ठीक है, दमोह से है ना, दमोह डिस्ट्रिक्ट से, तो जी दमोह मैम। में किस फसल का उत्पादन होता है? जी मैम। दमोह डिस्ट्रिक्ट में, दमोह आप डिस्ट्रिक्ट से है ना, तो इसमें किस प्रकार की जो फसल है उसके लिए प्रमुख है? दमोह डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की जो फसल का उत्पादन होता है मुख्यतः? मैम दमोह में दालें, गेहूं, सोयाबीन और चने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और चना दमोह डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वेरी गुड। अच्छा, आपने काला नमक चावल के बारे में सुना है? जी मैम। काला नमक चावल। मैम आप एक बार फिर से बोल दीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सौम्य जी, आप ये बताइए, काला नमक चावल के बारे में आपने सुना है? मैम ब्लैक सॉल्ट की बात कर रही हैं आप, काले नमक की? चावल, चावल, एक चावल है जिसका नाम है काला नमक चावल। चावल? हाँ, उसका नाम है काला नमक चावल, और उसे जीआई काला टैग। नमक चावल? हाँ, चावल। तो किस राज्य को काला नमक चावल के लिए जीआई टैग से मिला है, सम्मानित किया गया है? नहीं मैम, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, सॉरी। कोई बात नहीं। ये जो चावल है ना, इसके लिए यूपी के 11 जिलों को जीआई टैग मिला हुआ है, और ये गौतम बुद्ध के समय का है। अच्छा। हाँ, शुगर फ्री होता है, तो आप थोड़ा याद ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं इसको, ठीक है, तो यूपी के 11 जिलों में मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए कि फाइटोकेमिकल क्या होते हैं? यस मैम। मैम फाइटोकेमिकल्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हर प्लांट में होते हैं और वही उसकी मेडिसिनल और थेरापेटिक वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। अच्छा ये बताइए, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या है? मैम क्या बोला आपने? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग ओवर? जी मैम।
मैम क्रॉसिंग ओवर एक फिनोमेना है जिसमें दो क्रोमोसोम के बीच में उनके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें जेनेटिक वेरिएशन और अच्छे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। ओके, क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है घटना में वो कहाँ दिखाई देती है? मैम ये हमें मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में दिखाई देती है। अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? मैम क्रॉसिंग ओवर की, नहीं, प्रोफेज फर्स्ट की। मैम आप प्लीज रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। आप प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? मैम प्रोफेज, क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहा है मुझे। अच्छा आप ये बताइए प्रोफेज फर्स्ट की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? प्रोफेज फर्स्ट, क्रॉसिंग प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज प्रोफेज प्रोफेज, हाँ। सॉरी मैम, प्रोफेज फर्स्ट मैम इसमें 5 स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले लैप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। जाइगोटीन में सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। पैकाइटिन में जो क्रोमोसोम मटेरियल होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। डिप्लोटीन में कैजमा का जो फॉर्मेशन होता है, और डाइकाइनेसिस में कैजमा का टर्मिनलाइजेशन होता है। अच्छा ये बताइए एनाफेज और मेटाफेज में क्या अंतर है? एनाफेज, एनाफेज और मेटाफेज एनाफेज, और मेटाफेज, ओके। जी मैम, मैम मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अलाइन होते हैं, और एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है स्पिंडल फाइबर के थ्रू अपोजिट पोल्स में। ओके, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल में क्या डिफरेंस है? जी मैम, मैम बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें ट्रू जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियाइड होता है। इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है, और ये यूनिवर्सल होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूबिक्विटस या यूनिवर्सल होते हैं, जबकि फंजाई यूकैरियोटिक होता है। फंजाई हेटरोट्रॉपिक होता है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनती है। अच्छा काइटिन क्या है? काइटिन क्या है? काइटिन, जी मैम, मैम काइटिन जो है वो एक होमो पॉलीसेक्राइड है, जो एक सिमिलर मोनोसेक्राइड की यूनिट से मिलकर बना है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का एक पॉलीमर है। ओके। पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल बता दीजिए। जैसे पॉलीसैकेराइड का तो एक काइटिन है, इसके अतिरिक्त तो कुछ एग्जांपल बताइए। और डाइसैकेराइड के भी कुछ एग्जांपल बता दीजिए। जी मैम, डाइसैक्राइड में जैसे हम फ्रक्टोज देखते हैं, सुक्रोज देखते हैं, माल्टोज, ये सारे डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल हैं। पॉलीसैकेराइड का भी काइटिन के अतिरिक्त तो कुछ एग्जांपल बता दीजिए पॉलीसैकेराइड का। ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन, ये पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल हैं। अच्छा ये बताइए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? अल्टरनेशन मैम ऑफ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक साइकिल दोनों का होना, जिसमें हमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी मिलती है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी मिलती है। ओके, सेल डिवीजन की एम फेज को समझाइए। जी मैम, सेल डिवीजन की एम फेज क्या है? सेल डिवीजन की एम फेज, हाँ जी, मैम माइटोसिस फेज, हाँ जी, एम फेज बोलिए। हाँ हाँ उसी बात पे। मैम मैम माइटोसिस फेज में हाँ हाँ बताइए। इक्वेशनल डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का, ताकि जो पेरेंट पे ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो सके। ओके, अच्छा जो मेंडल थे, मेंडल जिन्हें कि हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने एक अपने कुछ नियम दिए थे। जेनेटिक्स में कुछ नियम दिए थे मेंडल ने। तो उन नियमों के बारे में बता, उनके नाम ना बता दीजिए आप बस। मेंडल के 2-3 नियम थे। मैम मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप किस प्रकार समझा सकते हैं? अपूर्ण मैम प्रभाविता डोमिनेंस, हाँ। मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दो अलील्स होते हैं अलग अलग जीन्स के, उनमें से कोई भी पूरी तरह डोमिनेंट नहीं करता है, तो उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम 4 o'clock प्लांट में देखते हैं, जिसमें हम रेड और व्हाइट को क्रॉस कराते हैं तो हमें पिंक कलर की ऑफस्प्रिंग मिलती है। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न आपसे, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? इनके बारे में बताइए। बायोमोलिक्यूल्स, मैम बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
इसमें हम प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इनके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें कार्ब्स, लिपिड्स, फैट्स भी आते हैं। अच्छा, लिपिड और फैट में क्या अंतर है? मैम, फैट, जो लिपिड है वो फैट का ही एक टाइप है। इसको हम ग्लिसरॉल एस्टर और फैटी एसिड बोलते हैं, लिपिड को। फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं? मैम, ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कुछ सोर्सेज के बारे में हम बता सकते हैं, इनके सोर्सेज? जी मैम। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कुछ सोर्सेज, उनके स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके एग्जाम्पल बता दीजिए। मैम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली हमें फिश, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स फिश से हमें ज्यादातर मिलते हैं। ये सभी प्रकार के फिश से मिलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फिश? सभी प्रकार की फिश से मिलते हैं या कुछ पर्टिकुलर फिश से हमको ये प्राप्त होते हैं? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं। सौम्या जी, आपका जो जन्म स्थान है वो हटा कहाँ है? हटा कहाँ? इसका जी इतिहास, मैम। तो इसका जो है इतिहास में किस प्रकार से वर्णन है? मैम, हट्टा जो है राजा हट्ट शाह ने डेवलप किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है मैम उसके बारे में। ओके, ठीक है। दमू का पुराना नाम आपको पता है? दमू को जी मैम, दमू का प्राचीन नाम तुंडीकेर है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? मैम, दमू जिले का। हाँ, ये चुटकी के नाम का कहाँ पे वर्णन मिलता है? किस कॉन्टेक्स्ट में हमने इस नाम को यूज किया? ओके, कोई बात नहीं। आपका जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है आप, तो बुंदेलखंड में किस टाइप का वेजिटेशन ग्रो होता है? मैम, आप प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगी? बुंदेलखंड क्षेत्र में किस टाइप का जो है वेजिटेशन है? मैम, आप ये पूछना चाह रही हैं कि बुंदेलखंड में क्षेत्र में किस तरह का वेजिटेशन मिलता है? वेजिटेशन बताना है। यस, वनस्पतियां मैम बुंदेल पाई जाती है। मैम, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा खीर और तेंदुपत्ता, डायस्पोरस मेलानोजाइलन, क्योंकि मैम वहाँ पे एक बीड़ी का बड़ा कारोबार है, वो वहाँ पे चलता है, तो ये ज्यादा मिलते हैं हमें। ये जो है सरोजनी नायडू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो सरोजनी जी नायडू जी का जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, इसको आप 2 पॉइंट्स में बताइए। जी मैम। मैम, सरोजिनी नायडू जी एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर रही हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। इनको जो है एक नाम भी दिया जाता है। जी मैम, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर नाइटिंगेल पक्षी की बात की जाए तो उसका साइंटिफिक नेम पता है? सॉरी मैम। ओके, आपने जो अपनी हॉबी में लिखा हुआ है कि आपको नृत्य करना पसंद है जी, यस मैम। किस टाइप का नृत्य करती हैं आप? मैम, मुझे क्लासिकल, वेस्ट और वेस्टर्न दोनों ही तरह के डांस करना पसंद है। हमारे जो है कितने, हमारे भारत में जो है कितने क्लासिकल डांस फॉर्म हैं? सॉरी मैम, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म जो केवल जो है पुरुषों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ज्यादातर। जी मैम। ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म इंडिया के जो केवल पुरुषों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मैम, क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, आप किस टाइप का, कौन सा क्लासिकल डांस मेनली परफॉर्म करते हैं? मैम, क्योंकि ये मेरी हॉबी है, तो सिर्फ मैं स्ट्रेस को कम करने के लिए और थोड़ा एनर्जेटिक
फील करने के लिए नॉर्मल यूट्यूब पे देख के क्लासिकल डांस करती हूँ। जनरली मैं वेस्टर्न करती हूँ ज्यादातर, पर हाँ क्लासिकल भी करती हूँ, पर कम करती हूँ। वेस्टर्न में भी कौन सा कोई टाइप, कंटेम्प्रेरी या फिर कोई स्पेशल? जी मैम। वेस्टर्न में कोई स्पेसिफिक स्टाइल जो फॉलो करती हैं या जो पसंद करती हैं आप? नहीं मैम, कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है। ठीक है। तो बुंदेलखंड के राई नृत्य के बारे में सुना है आपने? जी मैम। तो मैम बुंदेलखंड का राजनृत्य राई है, जिसे मृदंग और ढोलक पर किया जाता है। यहाँ पर जो जनरली बेड़िया जाति के लोग होते हैं वो इसे करते हैं, और यह मध्य प्रदेश का स्टेट डांस भी है। राई जो है एक तिलहनी फसल भी है, राई। जी मैम। तो इसका जो है बॉटनिकल नेम आपको पता है? जी मैम, मैम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मध्य प्रदेश की अन्य जो तिलहनी फसलें हैं और उनकी बॉटनिकल नेम्स आप कुछ बता सकती हैं? मैम फसलें और बॉटनिकल नेम्स बताना है। Oil seeds of Madhya Pradesh imported and their botanical names. जी मैम। मैम सबसे पहले तो राई ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो गई, फिर उसके बाद वीट क्रिटिका मैस्टिवम, चना कजानस कजान, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्सिकाना, राइस ओराइजा सटाइवा, ये है मैम। ये तिलहनी फसलें हैं। जी मैम। ये ऑयल सीड्स हैं, तिलहनी फसलें हैं जो आपने बताया कि तिलहनी फसलें हैं मध्य प्रदेश की। मैम आप फसलें के पहले क्या पूछ रही हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ऑयल, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है। मैम आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं ईयरपॉड्स कनेक्ट कर सकती हूँ क्या? चलिए ठीक है, करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ठीक है। आपने जो है अभी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पढ़ा रही है वर्तमान में, बरकतुल्लाह जी मैम। राइट। तो बरकतुल्लाह जी ने जो है एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया था। ये कब किया था? अस्थायी भारत सरकार, उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं मैम। ठीक है सौम्या जी, चलिए कंक्लूड करते हैं। तो मेरी आपको कैसा लगा? सर हॉबी पे काम करने की जरूरत है, और एमपी वेजिटेशन थोड़ा सा जीके पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर आपने। मुझे क्वेश्चन ज्यादातर क्लियर ही नहीं सुनाई दे पा रहे थे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा था। बट ये आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, शानदार। आपका आंसर देने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत पॉलाइट आप रहते हैं। और जी, और आपका फेस पर स्माइलिंग फेस है, बहुत शानदार। आंसर आपके लॉजिकल रहते हैं, फ्लो भी अच्छा है आपका, और सब्जेक्ट का नॉलेज भी सफिशिएंट है। और सबसे बढ़िया जो मुझे आपका आंसर लगा पूरे इंटरव्यू में, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का। बहुत शानदार। मतलब आपने सदियों को, द्वापर, त्रेता और कलियुग, मतलब इतना शानदार बेहतरीन आपने आंसर दिया, मैं खुश हो गया। थैंक यू सर। बस सर ने बोला सब कुछ अच्छा ही है, सब्जेक्ट में आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और बिल्कुल सटीक आंसर दिए जो देने चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं बड़ा चढ़ा वहां फिर आगे, आपने बिल्कुल जो देना चाहिए वही आंसर दिया है। और बस थोड़ा थैंक यू मैम। इसको थोड़ा थोड़ा सा हाँ करने को थोड़ा एमबीबीएस वो आप प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिए। बाकी सर बस हॉबी से थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी कि कैसे क्वेश्चन, जैसे मैम ने भी पूछे, मैंने प्रिपेयर किया था जी। कुछ मुद्र जो होते हैं उसमें हैंड मूवमेंट्स वगैरह कुछ, मैंने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की थी, बट थोड़ा आप क्वेश्चंस बता देते किस तरह और पूछे जा सकते हैं तो मैं वो प्रिपेयर कर लूँ। जी, इसमें यही है कि आपको क्लासिकल डांस है ना, कितना टाइप के इंडिया में क्रांति से क्या क्या उनके नाम बिलोंग, मतलब ये सब थोड़ा आपको पूछ सकते हैं। क्लासिकल डांस सर और डांस के फॉर्म तो मैंने प्रिपेयर किए थे, लेकिन मैम ने पूछा ना कि कथक के कौन से अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो वो हाँ वो भी पूछ सकते हैं, डांस से है ना। और आपका यानी कि फोक डांस, स्पेशली एमपी के फोक डांस और अदर स्टेट के फेमस फोक डांस है उनके बारे में। और आप वेस्टर्न का बता रहे हैं तो वेस्टर्न का भी अपने बीच में बोलती है कि मैं वैसे वेस्टर्न करती हूँ लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। बेहतर ये रहेगा, नहीं नहीं बेहतर ये रहेगा कि आप वेस्टर्न को ना बताएं, ना बताओ। है ना, क्योंकि जी। वहाँ करना तो है नहीं है।
है ना, सिर्फ बताना है, तो बेहतर ये रहेगा। लेकिन अगर बोलेंगे तो मैं कथक करके दिखा दूंगी, मतलब जैसे मैं करती हूँ जो। और कथक के क्षेत्र में जो कुछ नृत्यांगनाएं हुई है ना, कलाकार थे, उसके नाम भी आपको वो भी आप अच्छे से अच्छा, पढ़ बस लेंगे। एक थोड़ा सा जो आपको वर्क करना है, आपकी जो गर्दन है ना, एक साइड थोड़ी सी झुकी रहती है। मैंने जो पॉइंट लिखा है ये, ठीक है, ये एक मुझे थोड़ा सा, मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा माइक्रो ऑब्जर्वेशन आप पे किया जाए, तो पॉइंट निकाल के दिया जाए, तो मुझे सिर्फ इतनी एक कमी नजर आई, बाकी सी एक साइड में गर्दन आपकी झुक जाती है। तो कोशिश करें जी सर। कि स्टेप करना हो। ओके, परफेक्ट। ओके। थैंक यू सर। सर एक्चुअली थोड़ा सा मुझे बोलने में इसलिए लग रहा था क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मतलब हिंदी बहुत अच्छी नहीं है कि मैं सारे आंसर एकदम हिंदी में दे। बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, बहुत शानदार। और एक अच्छी बात क्या हो रही थी, आपका ये जो आंसर आप दे रहे थे ना, जिसमें किसी ट्री का नाम बता रहे थे ना, तो बेस बॉटनी का नाम बता रहे थे, ये सबसे अच्छी बात है आपकी। जैसे मैंने कथी के बारे में बोला था, आपको उसका पॉलिटिकल नेम भी पता था, उसका यूज भी पता था, सब कुछ पता था। बहुत शानदार। सर एक्चुअली मेरा मास्टर अभी 23 में ही कंप्लीट हुआ, तो नेम्स याद हैं, अभी पढ़ी है बॉटनी, तो हाँ, इसलिए। ज्यादा लोग भूल जाते हैं। जी। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।